आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी की बात करने वाले हैं जो फर्श से अर्श तक पहुंचने की जीती जागती मिसाल है। ये कहानी है मोहन सिंह ओबेरॉय की, जिन्होंने दुनिया की सबसे आलीशान होटल चेन्स में से एक ओबेरॉय होटल्स की नींव रखी। तो चलिए इस सफर को करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, साल था 1922। एक नौजवान को एक बड़े होटल में घुसने तक से मना कर दिया जाता है और ठीक 25 साल बाद 1947 में वो उसी होटल का मालिक बन जाता है। ये एक लाइन मोहन सिंह ओबेरॉय के पूरे करियर का निचोड़ है और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक क्लर्क का सपना। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही मामूली शुरुआत से उठकर शिमला जाने का एक फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म 1898 में पंजाब में हुआ। मुश्किलें बचपन से ही साथ थीं। जब वो सिर्फ 6 महीने के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लाहौर में कॉलेज गए और अंग्रेजी पर अपनी पकड़ बनाई। 1922 में जिस जूते की फैक्ट्री में वो काम करते थे, वो बंद हो गई। अब वो बेरोजगार थे और उन पर एक नए परिवार की जिम्मेदारी भी थी। बस इसी काम की तलाश में वो शिमला आ गए। शिमला पहुंचकर उन्होंने सेसिल होटल में नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। पर ओबेरॉय कहाँ हार मानने वाले थे। वो बाहर ही मैनेजर का इंतजार करने लगे और जब मैनेजर से मिले तो अपने आत्मविश्वास और जबरदस्त अंग्रेजी से उन्हें इतना इम्प्रेस किया कि उन्हें नौकरी मिल ही गई। क्लर्क के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया। पहले कोयले की सप्लाई संभाली और कोयले की धूल से छोटी छोटी गोलियां बनाकर बॉयलर में इस्तेमाल की, जिससे होटल का काफ़ी पैसा बचा। फिर अपनी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्किल्स की वजह से वो सीधे मैनेजर के असिस्टेंट बन गए। गेस्ट क्लर्क रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े मेहमानों की एक एक पसंद नापसंद को समझा और देखते ही देखते 1925 तक वो होटल के हर काम के एक्सपर्ट बन चुके थे। अब आता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम मोड़, पहला होटल। यहाँ से उनके मालिक बनने का सफ़र शुरू होता है, जिसमें एक पार्टनरशिप थी, एक सौदा था और एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। अब ये रिस्क कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए। सेसिल होटल में जब उन्होंने क्लर्क की नौकरी शुरू की थी तो उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 50 रुपए महीना, और जिस क्लार्क्स होटल को खरीदने का वो सपना देख रहे थे उसकी कीमत थी पूरे 20,000 रुपए। सोचिए, 50 रुपए महीना कमाने वाला इंसान 20,000 रुपए का होटल खरीदने की सोच रहा था। ये फासला बहुत बड़ा था। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए उनकी पत्नी इरशान देवी ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी। बाकी पैसों के लिए उन्होंने एक साहूकार से बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज उठाया और 34 साल की उम्र में वो क्लार्क्स होटल के मालिक बन गए। कमाल की बात तो यह है कि दिन रात की मेहनत और सादगी से रहकर उन्होंने सिर्फ 2 साल में वो पूरा कर्ज चुका भी दिया। अब आता है तीसरा अध्याय, मुश्किल को मौके में बदलना। यहां हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक बर्बाद हो चुके होटल और यहां तक कि एक वर्ल्ड वॉर को भी अपने लिए मुनाफे में तब्दील कर दिया। उनकी नजर पड़ी कलकत्ता के ग्रैंड होटल पर। 500 कमरों वाला ये एक शानदार होटल था, लेकिन टाइफॉइड की महामारी फैलने की वजह से पूरी तरह बंद पड़ा था। मतलब उसकी साख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ऐसे होटल को लीज पर लेना किसी जुए से कम नहीं था। लेकिन ओबेरॉय ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने पूरे होटल की गहराई से सफाई करवाई, उसके आलीशान इंटीरियर जैसे झूमर और मार्बल को फिर से चमकाया और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा जीतने के लिए पूरा का पूरा प्लम्बिंग सिस्टम ही नया और मॉडर्न लगवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद जाकर होटल के पुराने तजुर्बेकार स्टाफ को वापस नौकरी पर रखा। और फिर शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। ब्रिटिश सेना उनके होटल्स पर कब्जा करने वाली थी। तभी ओबेरॉय ने एक ऐसा दांव खेला जो सब कुछ बदल सकता था। उन्होंने आर्मी को एक ऑफर दिया, अगर आप खुद सैनिकों को ठहराएंगे तो हर सैनिक पर रोज का 12 रुपए खर्च आएगा, लेकिन अगर ये मैनेजमेंट मैं करूं तो मैं आपसे सिर्फ 10 रुपए लूंगा। ये एक शानदार बिजनेस डील थी। उन्होंने होटल से सारा महंगा फर्नीचर हटवाकर वहां चारपाइयां बिछवा दी और हर खाली कोने का इस्तेमाल किया। नतीजा, जिस होटल में 1400 लोग रुक सकते थे, वहां उन्होंने 4000 सैनिकों को ठहराया। इस एक डील से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। अब जब पैसा आ गया तो बारी थी एक साम्राज्य खड़ा करने की और साथ ही भारत में होटल इंडस्ट्री का लेवल दुनिया के बराबर लाने की। 1947 में ओबेरॉय ने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया को ही खरीद लिया और इसी डील के साथ वो उसी सेसिल होटल के मालिक बन गए जिसके दरवाजे से उन्हें कभी लौटा दिया गया था। एक पूरा सर्कल
कंप्लीट हो गया था। लेकिन वो सिर्फ भारत में ही नहीं रुकना चाहते थे। 1952 में वो एक वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े, ये सीखने के लिए कि दुनिया के बेस्ट होटल कैसे काम करते हैं। लंदन के डॉर्चेस्टर से लेकर पेरिस की जॉर्ज वी होटल तक उन्होंने हर चीज़ को बारीकी से समझा, सैकड़ों पन्नों के नोट्स बनाए और फिर भारत लौटकर उन सभी नई चीज़ों को अपने होटलों में लागू किया। अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज, जब उन्हें कड़ी टक्कर, भारी कर्ज और एक बड़े आर्थिक संकट, तीनों का सामना एक साथ करना पड़ा। उन्होंने मुंबई में अपना सबसे बड़ा फ्लैगशिप होटल बनाने का फैसला किया। शुरुआत में इसका बजट था 7 करोड़ रुपए, लेकिन बनते बनते असल लागत पहुंच गई 20 करोड़। इस भारी भरकम खर्च ने ओबेरॉय ग्रुप को दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी पारखी नज़र ने एक मौका देखा। उन्होंने पाया कि लेबनान में गृहयुद्ध के चलते बहुत से अमीर अरब गेस्ट मुंबई आ रहे थे। बस उन्होंने तुरंत अपने 200 कर्मचारियों को अरबी भाषा का क्रैश कोर्स करवाया, होटल के मेन्यू और डायरेक्टरी अरबी में छपवा दिए और खाने में खास अरबी डिशेस शामिल कर दी। ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया और होटल बच गया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। ओबेरॉय की विरासत। ये उनकी उस सोच के बारे में है जिसने एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जो आज भी कायम है। कर्ज के पैसों से खरीदे गए सिर्फ एक होटल से शुरू हुआ ये सफर आज 32 लग्जरी होटलों के एक ग्लोबल साम्राज्य तक पहुंच चुका है और आज ओबेरॉय होटल्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों में गिना जाता है। उनकी जबरदस्त कामयाबी का राज उनकी एक सीधी सी फिलॉसफी में छिपा है। मोहन सिंह ओबेरॉय हमेशा कहते थे, दूसरे दर्जे की किसी भी चीज को कभी स्वीकार मत करो। यही एक लाइन उनके पूरे काम और जिंदगी का मंत्र थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के ज़माने में ऐसे कौन से खंडहर या नाकाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सबसे बड़ा मौका छुपा हो सकता है? क्योंकि ओबेरॉय की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर नज़रिया सही हो तो खंडहर में भी खजाना मिल सकता है।